इस सेशन में हमारा टारगेट है हमारे ओ लेवल बायोलॉजी एटीपी के एक आखिरी हिस्से को डिस्कस करना, जिसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कोई भी एटीपी अटेम्प्ट कर सकें पूरा। बायोलॉजी के एटीपी में आप ऑलरेडी काफी सारी चीजें जैसे कि ड्राइंग, मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन, ग्राफ, ये सब चीजें सीख चुके हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ हम आज आपको लेकर चलेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग का हिस्सा है। ये हिस्सा आपको अच्छा, सबसे ज्यादा राइटिंग भी इसी हिस्से में होती है, सबसे ज्यादा लिखने का प्रोसेस भी इसी में ही होता है। और यूजुअली अगर आप कुछ देर के बाद एक पैटर्न जो मैं आपको समझाने लगा हूं उसे आप समझ जाएंगे, तो फिर ये कोई बहुत मुश्किल हिस्सा नहीं रहेगा। और अगर तो ये होता कि मैं आपको बस बताकर कहता कि अब खुद कर लेना, तो शायद कि ये हो सकता था कि अ, जो एवरेज बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बहुत कुछ मैं आज बताऊंगा, और बताने के बाद उसमें जो जो पैटर्न डेवलप करना मकसद है वो आप उम्मीद है कि डेवलप कर पाएंगे। और उसके बाद भी जो मजीद जो इंफॉर्मेशन है वो मैं हैंडआउट्स की फॉर्म में आपको दे दूंगा, और वो आपका लर्निंग मटेरियल हो जाएगा, जो कि आप एटीपी के लिए अगर फर्दर बैठेंगे तैयारी करने के लिए। तो अब आगे चलते हैं। आज का हमारा जो पहला हिस्सा है ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग के हवाले से है। और इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिलेटेड सारी ही बातें बता दूंगा, और बहुत सारी थ्योरी भी हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, और उस ब्रेक के बाद जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं आपको थ्योरी का एक ईयरली पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी सेशन टुडे। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग मेरे बच्चों, ये एक ऐसा पार्ट है, बायोलॉजी में ये पहले से आता था, केमिस्ट्री में तो अब ऐड हुआ, फिजिक्स में पता नहीं आता है नहीं आता, बट बायोलॉजी में ये हमेशा से आ रहा है। ये पहला साल नहीं होगा या दूसरा साल नहीं होगा, बल्कि ये हमेशा से ही आ रहा है। ठीक है जी, तो आए जरा समझते हैं। बेटा बच्चा, एक्सपेरिमेंटल जब डिजाइनिंग अब करते हैं तो उसमें आपको कई तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहले एक सवाल होता है डिजाइन का, कि भाई डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट का जो सवाल है वो 5 to 6 मार्क्स का होता है यूजुअली। उसके बाद फिर आपसे उसी टॉपिक में सवाल होता है, अल्लाह आपका भला करे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। याद करें जब हमने एटीपी स्टार्ट किया था तो हमने कहा था एटीपी में थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। और कहां पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में जैसे एंजाइम से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रैक्टिकल किया है, आई मीन एंजाइम से रिलेटेड, इफ यू हैव प्लान एन एक्सपेरिमेंट, तो एंजाइम से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ लेगा। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। रेस्पिरेशन से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो कहने का, बताने का मकसद ये है कि ये वो पार्ट है जहां पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये 3 to 4 मार्क तक के होते हैं। दो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तीन, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, या एक नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का, इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप थ्योरी, जब आप थ्योरी का पेपर दे चुके होते हैं तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। और उसके बाद आपके पास अक्सर व बेशतर, मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज का क्वेश्चन आ जाता है बेस्ड ऑन डायग्राम। ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन डायग्राम। और ये क्वेश्चन भी अक्सर और बेशतर कम से कम भी मिनिमम 2 मार्क का होता है, और 4 मार्क तक का भी हो सकता है। अगर सिमिलैरिटीज भी लिखनी है, डिससिमिलैरिटीज भी लिखनी है, 2 मार्क का है तो आप एक सिमिलैरिटी एक डिससिमिलैरिटी लिखते हैं। 4 मार्क का है तो 2 सिमिलैरिटीज और 2 डिससिमिलैरिटीज लिखते हैं। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको थियोरेटिकल नॉलेज पर नहीं करना होता, बल्कि जो डायग्राम आपको दी गई है, जो उसमें आपको नजर आ रहा है, उस पर करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि जनाब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है वो कलरफुल होता है और ब्राइट कलर का होता है, उसमें जूसी नेक्टर होता है। लेकिन डायग्राम आपको दी हुई है ग्रेइश, अब उसमें ना कलर नजर आ रहा है ना उसमें नेक्टर नजर आ रहा है, तो क्या मैं लिख दूंगा? अगर एग्जामिनर कहेगा कि बताओ डायग्राम में क्या नजर आ रहा है, जैसे मैं, तो क्या मैं कलर के बारे में लिखूंगा? अगर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी वहां झाड़ने बैठ गया तो बेटा मुझे उसके मार्क नहीं मिलेंगे। और इससे एग्जामिनर अंदाजा भी करता है कि बच्चा कितना स्मार्ट है। तो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी अगेन, यानी जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि ये दो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप थ्योरी का पूरा पेपर दे चुके होते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एग्जाम में जो थ्योरी का क्वेश्चन आया है, एंजाइम का कोई फैक्टर आया, फोटोसिंथेसिस का कोई फैक्टर आया, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, या और कोई बात आ गई, तो मेरे बच्चे आप ना आंसर कर सकें, ऐसा उसी वक्त होगा जब आप नल्ले हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है। तो असल जो परेशानी और तरद्दुद रह जाता है वो इस पार्ट का रह जाता है, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ बातें करूं। ठीक है जी? तो आए पहले जरा कुछ बेसिक्स इसकी कवर करते हैं। मेरे बच्चे याद रखें, आपको जब एक्सपेरिमेंट प्लान करना होता है, प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनर इस तरह का सवाल आपके सामने करता है। अच्छा एक बात और जान लें, क्योंकि ये हिस्सा ना ए लेवल्स तक आता है, ए लेवल्स में भी जब आप जाएंगे इंशाल्लाह अगर गए तो वहां पर भी A2 में जाके ये सवाल आता है, प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन। चले वो तो खैर बहुत ज्यादा सीनियर लेवल है, तो वहां क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके दिया जाता है। बट आप याद रखें, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। थ्योरी जिसने पढ़ी हुई है उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जितनी एडिशनल बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और फिर हैंड आउट भी दूंगा, तो ऐसा भी नहीं कि सर ने बस ओरल बता दिया और जनाब आधी बातें बताई आधी नहीं बताई। जितनी मैक्सिमम आपके सिलेबस की रीच है वो सारी आपको बता दूंगा। बस कोशिश ये करनी है कि एटी जब आपका केमिस्ट्री का पेपर हो जाए, तो केमिस्ट्री के पेपर और बायोलॉजी के एटीपी के दरमियान जो गैप आ रहा है 4, 5 और 6 तारीख का, जिसमें आपका मैथ का पेपर भी होगा, बेटा उसमें आपने बायोलॉजी एटीपी को मिस नहीं करना है। मैं तो आपको पास पेपर सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन आपने जो रिवीजन जो हैंड आउट में आपको दूंगा वो हर बच्चे ने अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि एटीपी कॉन्फिडेंस से लेकर आए। और याद रखें, मैंने पहले भी बताया था, एटीपी फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, एटीपी या बेटा आपका मैक्सिमम स्कोरिंग पेपर होता है। मैक्सिमम स्कोरिंग पेपर का मतलब यही है कि आप 90% से ऊपर ऊपर हैं तो ठीक है, 90% से नीचे आना इसका मतलब है आप एवरेज बच्चे हैं, आप मजेदार बच्चे नहीं। तो प्लान इन इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन को प्लान करते हुए कई बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बायोलॉजी में यूज होने वाले कुछ एपरेटसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनमें यूज होने वाले कुछ कॉमन एपरेटस की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बेटा हम एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे होते हैं तो हम एपरेटसेस का रेफरेंसेस लाजमी देते हैं, बगैर एपरेटस के बात नहीं करते। आप अगर ये बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, या मैं ये डिजाइन लिख रहा हूं जिससे कोई और, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर लिखता है कि प्लान एक्सपेरिमेंट करें इस तरह से कि कोई और स्टूडेंट इसे रीड करके परफॉर्म कर सके, तो आप इसी नियत से लिखते हैं कि जैसे कि भाई कोई और इसे पढ़ेगा। जैसे वो आते हैं ना, आप जैसे कुकिंग करते हैं आजकल की खवातीन, कुकिंग करने के लिए आपने सबने घर में देखा होगा, वो मसाले वाले आ जाते हैं, डब्बे वाले मसाले, उसमें आपने देखा है पूरी रेसिपी लिखी होती है। वो रेसिपी लिखने वाले ने खुद परफॉर्म कर लिया होगा, टेस्ट करके देखा होगा, अब उस मेथड को लिख लिया और लिख कर आपको दे दिया कि भाई पहले प्याज ब्राउन करें, फिर ये करें, फिर वो करें, फिर ये करें, फिर यूं करें, फिर ऐसा करें, फिर वैसा करें, और इस तरह करेंगे तो डिश तैयार हो जाएगी। ऐसा होता है ना भाई? तो उसमें जनाब आप देखें एपरेटिस का भी जिक्र होता है कि 2 चम्मच ये ले लें, 1 कप ये ले लें, होता है ना जिक्र। केमिकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं इंग्रेडिएंट उसका भी जिक्र होता है जी, आधे घंटे तक पकाएं टाइप का, यानी पूरी मेथोडोलॉजी लिखी होती है, पूरा प्रोसेस लिखा होता है। तो आप उसे पढ़कर इस काबिल होते हैं कि आप आसानी से कर लें। तो इसी तरह आपने भी करना है, ठीक है ना? ये आइडिया रखेंगे दिमाग में तो आसानी से हो जाएगा। अब एपरेटिस जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं वो केमिस्ट्री की तरह कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। बायोलॉजी में एपरेटिस जो है मैं बताता जाता हूँ। नंबर 1, बल्कि नीचे से लिखते हैं, ग्लास रॉड। नंबर 1 से शुरू करते हैं बेटा, ग्लास रॉड या स्टेरर।
ग्लास रॉड या स्टिरर। ग्लास रॉड या स्टिरर क्या होता है? सिंपल एक ग्लास की रॉड होती है और इसे आप चम्मच की तरह इस्तेमाल करते हैं किसी सोल्यूशन को हिलाने के लिए, चलाने के लिए। क्योंकि किसी सोल्यूशन को ही जब आप मिक्स करते हैं, चलाते हैं, उसमें चम्मच हिलाते हैं, उससे मकसद होता है कि हर एक चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ग्लास रॉड का जिक्र हो रहा होगा। जब आपको लगेगा कहीं पर आपने किसी मिक्सचर को चलाना है तो उसमें ग्लास रॉड का जिक्र कर देंगे। ठीक है जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब में, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा यार, खुदा के लिए थोड़ा सा मेरी बात करो, तवज्जो से सुनो। मैं ये कह ही नहीं रहा कि हर एपरेटस हर जगह इस्तेमाल होगा। मैं तो इस वक्त बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले कॉमन एपरेटस लिख रहा हूँ। फिर डिपेंड करेगा सिनेरियो में, और ज्यादातर सिनेरियो में इनमें से इस्तेमाल हो जाएंगे एपरेटस। वो आपको समझ आ जाएगा जैसा सिनेरियो हो वैसे। ठीक है, ग्लास रॉड हो गया, स्टेरर हो गया, इसी को स्टेरर भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास हो गया स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है? चम्मच कह लें आप। स्पैचुला हिलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है किसी सोल्यूशन को, लेकिन स्पैचुला का असल मकसद होता है अगर कोई पाउडर सॉलिड वगैरह आपने निकालना है, पाउडर सॉलिड आपने निकालना है, कोई पाउडर सॉलिड 2 ग्राम पाउडर सॉलिड निकालना है, तो वहां पर आप स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्लास रॉड में तो नहीं आएगा ना। ग्लास रॉड तो सिंपल एक रॉड होती है, वो सिर्फ किसी सोल्यूशन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन यहां पर ये जो होगा, हश हश, एक मिनट रुकना यार, कमरे में कबूतर आ गया। कबूतर भी बायोलॉजी का लेक्चर लेने के लिए कमरे में दाखिल हो गया था। पंखे में कट के मर जाता, इसलिए मैंने कहा पहले उसको भगा दिया जाए। देख रहे हैं आप, बायोलॉजी का लेक्चर लेने के लिए जानवर भी जमा हो रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। चले जी। तो स्पैचुला क्या आ गया बेटा? ये यूजुअली पाउडर्ड सॉलिड, अगर आप कहीं आपको ट्रांसफर करना है थोड़ा सा सॉलिड निकाल कर, तो आप पाउडर्ड सॉलिड को ट्रांसफर करने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं, वहां ग्लास रॉड का इस्तेमाल नहीं करते। आगे चलें। उसके बाद एक कॉमन अपरेटस है जिसे आप बीकर कहते हैं। बीकर यूजुअली एक बड़ा कंटेनर होता है। अगर आप कोई सोल्यूशन वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप बीकर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना, बीकर एक बड़ा कंटेनर होता है। क्योंकि आप सब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो सारे अपरेटस आप देख चुके हैं, कोई मुश्किल अपरेटस नहीं है इनमें से कोई। तो बीकर यूजुअली एक कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी सोल्यूशन को प्रिपेयर वगैरह करने के लिए। इसी तरह फिर आपके पास अल्लाह भला करे आ जाता है सिरिंज। अगेन केमिस्ट्री में भी आप इस्तेमाल करते होंगे। ये जब किसी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करना है, किसी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ml लिक्विड निकालना है किसी कंटेनर में से, तो कैसे निकालूंगा बेटा? उसके लिए सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। आप सिरिंज को उसमें डालकर उसके प्लंजर को पुश खींचेंगे और 2 ml का वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिरिंज के साथ साथ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या होता है भाई? जैसे आपने घर में अगर छोटा बच्चा हो तो आपने देखा होगा कि अगर उसे कोई लिक्विड दवाई पिलाई जाती है, सिरप वगैरह, तो अक्सर सिरप के साथ ड्रॉपर आता है। ठीक है, एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है और आप उसमें सक्शन क्रिएट करके ड्रॉप को सक कर लेते हैं और फिर बच्चे के मुंह में डाल देते हैं ड्रॉपर। तो ड्रॉपर कहाँ इस्तेमाल होगा? अगेन लिक्विड्स को ट्रांसफर करने के लिए। अगर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर तो ड्रॉपर। तो अब सवाल दिमाग दिमाग में आ जाएगा कि सिरिंज और ड्रॉपर का यूज तो सेम हो गया। सिरिंज भी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, ड्रॉपर भी कर सकता है। तो याद रखें, सिरिंज में मेजरमेंट डली हुई होती है, एक्यूरेट। ठीक है, तो अगर कहीं पर मेजर करके डालना है लिक्विड को, मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे? अगर कहीं पर लिक्विड को मेजर करके डालना है तो वहां पर हम सिरिंज के इस्तेमाल कर लेंगे। अब केमिस्ट्री में देखो आप, केमिस्ट्री में आप देखो, आप इस्तेमाल करते थे सिरिंज जो है वो गैस के लिए। बायोलॉजी में यूजुअली गैसेस से इतना डील करना कम होता है। तो यहाँ पर अगर कोई मेजर करना है प्रॉपर लिक्विड को, तो मेरे बच्चे फिर आप जो है वो सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं फ्यू ड्रॉप्स, तो फिर फ्यू ड्रॉप्स के लिए फिर ड्रॉपर लाएंगे, सिरिंज पर नहीं जाएंगे। क्योंकि ड्रॉपर को यूज करना काफी कन्वीनियंट होता है, आसानी से बस आपने उसको ऐसे प्रेस करके लिक्विड में डाला और लिक्विड सक हो गया, एक आध दो ड्रॉप। ठीक है, सिरिंज को यूज करना उस कंपेयर टू ड्रॉपर मुश्किल होता है। इसी तरह फिर एक आता है मोर्टर एंड पिस्टल, जिसको घरों में भी आपने देखा होगा, हावन दस्ता कहते हैं उर्दू में, जो किसी सॉलिड को क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई सॉलिड आपको मिला, लीफ मिला, लीफ को क्रश करना है, या कोई और चीज मिली, कोई लेट सपोज कोई भी सॉलिड सैंपल मिल गया, कोई लंप वाला, कोई स्टोनी शेप का,
अब उसे आपने क्रश करना है, क्योंकि आप जानते हैं पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन ज्यादा अच्छा होता है ना बच्चों, पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर आप उसे क्रश करने के लिए मोर्टर और पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोर्टर में आप सब्सटेंस को डाल के उसको पिस्टल से कूटते हैं, कूटने के लिए इस्तेमाल होता है, कूटना। समझ आ रही है बात? देखा भाई सबने घरों में, जी तलहा, अहमद, शहीर, देखा है यस मोर्टर पिस्टल सर। सबने देखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास बायोलॉजी में एक्सक्यूज मी इस्तेमाल सर। होता है बंसन बर्नर। जी बेटा सर आपने अभी यही करा है, मतलब बोलिए। अभी मैंने लेट जी ज्वाइन अभी किया तो था। जी एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है, इसको कवर करेंगे पहले। ठीक है जी, चल ठीक है यही सर, अभी थैंक उसके यू। अपरेटिस लिस्ट बता रहा हूँ। तो बंसन बर्नर होता है, और बंसन बर्नर जब भी इस्तेमाल होगा तो ट्राइपॉड स्टैंड होगा। ट्राइपॉड स्टैंड आपको याद होगा, इस तरह का एक स्टैंड होता है, ठीक है ना। और बंसन बर्नर इसके नीचे ऐसे करके रखा जाता है, और यहाँ पर रखी जाती है वायर गॉज। तो जब भी बंसन बर्नर का इस्तेमाल लिखने जा रहे हो तो लाजमी तौर पर मेंशन कर दोगे कि ट्राइपॉड स्टैंड होगा, उस पर मेटल गॉज रखेंगे, जाली रखेंगे, और फिर जो भी चीज हीट करनी है उसे हीट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एपरेटिस हैं। अच्छा, एक तो रह गया बिल्कुल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब रैक। टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब रैक। तो मेरे बच्चे, ये एपरेटिस कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, और हम देखेंगे कि जब एक्सपेरिमेंट कोई भी प्लान कर रहे हैं तो इनका जिक्र हम करेंगे अगर हमें फुल मार्क्स हासिल करने हैं तो। ठीक है जी। वायर गॉज क्यों पुट करते हैं मेरे बच्चे? वायर गॉज से देखो ना, ये वायर गॉज, ये आपका बंसन बर्नर। अब बंसन बर्नर पे अगर तो आप कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह गर्म कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब तो छोटी सी है, वो तो पूरा फ्लेम कैच कर लेगी। लेकिन अगर बंसन बर्नर पे आपको कोई बीकर गर्म करना है, कोई बीकर है, फॉर एग्जांपल ये आपका बंसन बर्नर था, ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड था, तो अगर आपने इसमें कोई चौड़ा बीकर रखा तो फ्लेम तो ज्यादा सिर्फ सेंटर पे लग रहा होगा ना, यस और नो? तो अगर मैं वायर गॉज रख दूंगा तो वायर गॉज से क्या होगा, हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर बीकर को मिलेगी। तो फॉर द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये बात समझ आती है? अगर मैं वायर गॉज ना रखूं, ये मैं ट्राइपॉड रखा और ये बंसन बर्नर लगाया, तो हीट तो सिर्फ सेंटर में मिल रही है। अगर बड़ा बीकर रखा, अगर बड़ा बीकर मैंने रख दिया, तो हीट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हम ट्राइपॉड स्टैंड पर पहले रख देते हैं वायर गॉज। समझ आ रही है? तो अब ये क्या होता है, फ्लेम जो है वो कंडक्ट होकर हीट पूरे गॉज में होती है, और अब जब मैं बीकर रखूंगा तो हीट की बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। चल, ओहो, रिजा शेख बात समझ आ जाती है, अब्दुल वली, खौला एंड एवरीबडी एल्स इन द क्लास, जैनब, जुबैर, ये अपैरेटस की लिस्ट समझ आ जाती है। यस सर। चल, अब कुछ केमिकल्स की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में सर, कुछ केमिकल रिएजेंट्स भी आपको पता हो? जी बेटा बोलिए। इनकी रेंजेस वगैरह लिखनी होंगी क्या? रेंजेस वगैरह मतलब क्या रेंजेस? जैसे इसकी है अपना ड्रॉपर की या सिरिंज की होती है, या बीकर की होती है, तो रेंज होती है ना इसकी कि फलाना CM क्यूब से लेकर फलाना तक, ऐसे लिखना होगा देखो, क्या? केमिस्ट्री में रेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बायोलॉजी में यूजुअली जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ड्रॉप्स के हिसाब से काम हो रहा होता है, या इक्वल वॉल्यूम्स पे काम हो रहा होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री में चूंकि रिएक्शन होता है और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पर हम रेंजेस को ज्यादा वैल्यू करते हैं। यहाँ तो 1 to 2 ml, 1 to 2 ml, 3 ml, 1 to 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, इसी पर काम चल रहा है, या फ्यू ड्रॉप्स, जनरल बात। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, वैसे टेस्ट ट्यूब 3 cm क्यूब से लेकर 15 cm क्यूब तक की आती है, बट वहां पर टेस्ट ट्यूब, क्योंकि प्रैक्टिकली बायोलॉजी में वॉल्यूम को बेस करके प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम मेंशन करने का कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने जो सवाल दिया उसमें उसने जिक्र किया कि यूज 3 ml ऑफ फला लिक्विड, तो अब आप वहां पर कह सकते हैं कि यूजिंग सिरिंज एक्सट्रैक्ट 3 ml ऑफ, वो आपको सवाल से पता चल जाएगा। इन जनरल वॉल्यूम, या बीकर में डाल रहे हैं, अब वो कितना CM क्यूब डाल रहे हैं, ये बायोलॉजी में इसकी यूजेज नहीं होती। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में
होती है, क्योंकि वहां पर रीडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। बायोलॉजी में तो जो आपके सिलेबस के रिएक्शंस हैं, सॉरी प्रोसेसेस हैं, वो सारे जनरलाइज वॉल्यूम पर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर, जज़ाकल्लाह। ओके। अब आ जाओ केमिकल। मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में यूजुअली कम होता है, ये अलग से है। चलें, बहरहाल एपरेटस है तो मैं लिख ही देता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आगे चलते हैं बेटा, केमिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। एपरेटस तो उतना मुश्किल नहीं था, केमिकल्स में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो आए जरा इसके बारे में मैं आपको बता। केमिकल्स में जो बेसिक केमिकल्स आपको पता होने चाहिए, सर वायर गॉज इसलिए भी तो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हीट ना, अबे तो यही मतलब हुआ ना यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को तुम कान दूसरी तरफ से पकड़ रहे हो जी, ये कह सकते हैं। चले, अब आ जाए माइक्रोस्कोप आगे। करेंगे सर? अबे कहाँ एक्सपेरिमेंट में माइक्रोस्कोप, कोई स्पेसिमेन स्टडी करना हो तो कर लेंगे, वो सवाल टू सवाल वेरी करेगा। अगर एग्जामिनर कोई कहता है कि अनियन की पील पर कोई ऑब्जर्वेशन करनी है, तो अब अनियन की पील में जो सेल्स हैं वो तो माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे, फिर आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लेंगे, बट दिस इज नॉट कॉमन। खैर, अब केमिकल्स पर आ जाओ, तो बेटा केमिकल्स जो आपने इस्तेमाल करने हैं, रिएजेंट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। इनमें आपके बायोलॉजी में काफी सारे, नंबर 1 आपके पास है आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। आप जब भी लिखेंगे आप लिखेंगे एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। ट्राई टू राइट ऑलवेज आयोडीन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको अभी जाके तफसील से ही पढ़ाएंगे, स्टार्च टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरा केमिकल रिएजेंट कौन सा यूज करने की बारी आएगी आपका, वो है बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये बेटा पढ़ा चुके हैं ना थ्योरी में, बेनेडिक्ट रिएजेंट कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए, यस और नो। और अगर आपको याद हो, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड all disaccharides are also reducing sugars except सुक्रोज। सुक्रोज। ये थ्योरी से याद दिलाया मैंने, ठीक है जी। रिड्यूसिंग शुगर जो बेनेडिक्ट पे टेस्ट पॉजिटिव थे। इसी तरह से आपके पास फिर आ जाता है मेरे बच्चे बायोरेट रिएजेंट, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट। फिर आपके पास आ जाता है इथेनॉल, कहाँ इस्तेमाल होता है, इथेनॉल इमल्शन टेस्ट, फैट्स के लिए। और फैट्स, ठीक है जी। इसी तरह मेरे बच्चों ये तो केमिकल सारे वो हैं जो आपने थ्योरी में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, थ्योरी में भी इनका जिक्र हुआ है, तो ज्यादातर बच्चों को इसमें परेशानी नहीं होती। लेकिन जरा कुछ और केमिकल्स की भी बात करते हैं जो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। आगे की लिस्ट कंटिन्यू कर रहा हूं मेरे बच्चे। इसी तरह हमारे पास अगर मुझे कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करनी, मुझे कहीं पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है एक कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करने का, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करने का एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में, तो मेरे बच्चे मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स के तौर पर। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स के तौर पर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करूं। इसी तरह अगर मुझे कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करनी है, तो मैं उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करूंगा टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं पर अगर एब्जॉर्ब करना है तो फिर मैं NaOH या KOH का इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह ये तीनों केमिकल, अब दो लिख दिए, तीसरा केमिकल लिखने जा रहा हूं। अगर कहीं पर हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज हो रही, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो मेरे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैन बी कंफर्म। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को कंफर्म करने के लिए एक और इंडिकेटर है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर। हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, ये वैसे तो इंडिकेटर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट बायोलॉजी में जिन एक्सपेरिमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, उसे चेक करने का तरीका है हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर।
बेटा ये इंडिकेटर रेड कलर का सोल्यूशन होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है एसिडिक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? एसिडिक। रेड कलर का ये सोल्यूशन होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो इट टर्न्स पर्पल, और जब कम होता है तो इट टर्न्स येलो। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बायोलॉजी के अंदर हम टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रही है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर से। और जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं वो जानते हैं कि इट कैन बी टेस्टेड थ्रू लाइम वाटर एज वेल। लाइम वाटर के थ्रू भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं। यस और नो? बोलो बेटा, Yes, sir. क्या लाइम वाटर के थ्रू भी यस कार्बन सर। डाइऑक्साइड को टेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसलिए लाइम वाटर भी याद रखें, भूले नहीं उसको भी। और दूसरा जो मैंने बताया उसको भी याद रखें। ये बात समझ आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। ये आप देख लें, ये रेड कलर का इंडिकेटर होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है तो ये येलो हो जाता है, और जब एब्जॉर्ब हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो फिर ये भाई साहब जो है वो पर्पल हो जाते हैं, पर्पल। Sir, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये इसका सेकंड पॉइंट और फोर्थ वाला रिपीट कर देंगे? मुझे स्क्रीन जो है ना वो फ्लिकर हो रही है बार बार। रिपीट कर सकते हैं सेकंड और फोर्थ? बेटा ये बेनेडिक्ट रिएजेंट लिखा है मैंने, केमिकल्स के नाम लिख रहा हूँ जो हमें बायोलॉजी में कॉमनली इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए। और फिर ये मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के छोटे छोटे पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जब कहीं पर आपने कांस्टेंट सप्लाई देनी हो कार्बन डाइऑक्साइड की। और अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाना हो तो फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर बेटा ये याद रखिएगा। जी बेटा बोलें। सर जी मोहतरम, ये जो आपने लिखा है पर्पल येलो, ये क्या है? ये एग्जामिनर तुम्हें लिख के दे देगा, तुम ये याद रखो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो एग्जामिनर, जैसे आपके पास पेपर में सवाल मौजूद है कि भाई यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अब वो चेक करके बताएं तो क्या करेंगे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो जिस टेस्ट ट्यूब में यीस्ट होगा उसमें से एक डिलीवरी ट्यूब को हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर में डिप कर देंगे। अगर उस इंडिकेटर का कलर चेंज होगा तो आप समझ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इस चीज को हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है और जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर सोडा लाइम किस लिए यूज होते हैं? सूडो लाइम जो होता है वो बेसिकली सल्फर की इम्प्योरिटीज को इस्तेमाल करने के लिए भी, एलिमिनेट करने के लिए भी यूज होता है। बायोलॉजी में तो मेरे जहन में कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं आ रहा जिसमें सूडो लाइम का इस्तेमाल है। केमिस्ट्री में अलबत्ता बहुत सारी जगह पर होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी। जी अयाज, आप क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ तक सबको समझ आता है? यस सर। यस डीसी सर। डीसीपीआईपी जी वो विटामिन सी के लिए होता है, लेकिन विटामिन सी यूजुअली जो है, यहाँ पर आप लिख लें डीसीपीआईपी का केमिकल भी लिख लीजिए। डीसीपीआईपी आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाएगा, यहाँ पर लेस लाइकली है क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल टेस्ट है। डीसीपीआईपी ये टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है विटामिन सी को, डाइक्लोरोफिनोल एंडोफिनोल। फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉमन केमिकल्स हैं जो बायोलॉजी में हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब आ जाएं, कुछ और बातें समझ लीजिए। ठीक है। सर कुछ ये और बातें समझ लीजिए। केमिकल्स जो थे उससे रिलेटेड एक सवाल था मेरा। बोलो। ये जो NaSCO3 होता है वो सप्लाई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करने का काम होता है।
इसका क्या मतलब कि जैसे जो रिएक्टेंट्स के अंदर था वो उसका इस्तेमाल होता था? नहीं नहीं, देखो जैसे एक प्लांट है, अब उस पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, तो अब हवा में तो एक ही जैसी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप क्या करते हो, 4 पौधों लोगे, 4 पौधों में आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीस डाल दोगे। तो अब जाहिर है उन चारों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो अलग अलग होंगे ना, क्योंकि एक ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एक कम, एक उससे कम, या एक उससे ज्यादा, एक उससे ज्यादा। तो बेसिकली कहीं पर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को हमने फ्लक्चुएट करना होता है, या फॉर एग्जाम्पल एयर है, अब एयर में हवा की जो रफ्तार है वो अलग अलग होती है, कभी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को ज्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है। अगर एक कांस्टेंट सप्लाई देनी है प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थ्रू कांस्टेंट सप्लाई दे सकते हो। यूजुअली फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। क्लियर? जी सर। मेरे बच्चों, अब आ जाएं जरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फाइनली बेटा आपके सिलेबस में, जी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है, वो आपको एग्जामिनर बता देगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चले, अब आ जाए बेटा, जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने आएंगे बायोलॉजी के पेपर में, ये 2 तरह के होंगे। एक होंगे जो ज्यादा आते हैं, जो रिलेटेड होंगे फूड टेस्ट, और दूसरे होंगे जो रिलेटेड होंगे आपकी थ्योरेटिकल टॉपिक्स। थ्योरेटिकल टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द आइडिया। थ्योरेटिकल टॉपिक्स जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, जैसा कि जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ट्रांसपायरेशन, एंजाइम एक्टिविटी। बस ये कॉमन जो थर्मो रेगुलेशन, ये वो सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग में आपको पता होने चाहिए, और जो मैं आपको हैंड आउट दूंगा उस हैंड आउट में ये सारे मौजूद होंगे, इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स। आप अब जैसे फोटोसिंथेसिस है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के एक्सपेरिमेंट है। आपने एक तो पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एग्जामिनर बोलेगा कौन सा फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, प्लान करके दिखा दीजिए, हाउ लाइट एग्जैक्टली इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। और एक है एग्जामिनर बोले कि भाई क्या लाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये मतलब ये टॉपिक आपको एक नजर आ रहा है, इसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह रेस्पिरेशन में एग्जामिनर बोले भाई एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करके दिखा दें कुछ तरह से। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, जिसमें वो आमतौर पे पोटैटो स्ट्रिप या किसी इस तरह का इस्तेमाल करता है। वो कहता है भाई जो है ना, साबित करें कि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, या अगर एक पोटैटो स्ट्रिप को हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में रखेंगे तो उससे उस पे उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके साइज पे क्या, इसका ताल्लुक डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जब हमने ट्रोपिज्म पढ़ा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ तरीकों से एक्सपेरिमेंट करके हम इन फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन के प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है, हमने सुना तो है, तो भाई ऑब्जर्व करके दिखाएं कि भाई ट्रांसपिरेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह एंजाइम के बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़े, सबसे ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा आता है, ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत पूछा जा चुका है कि एंजाइम हाउ टेम्परेचर एग्जैक्टली और हाउ पीएच एग्जैक्टली इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो तो आपको आते ही होंगे, एक्सपेरिमेंट प्लान करना। और फिर थर्मो रेगुलेशन, ये यूनिक सेटअप है कि जिसमें आपको साबित करना होता है कि अगर जो आपने पढ़ा था कि जो हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है थर्मो रेगुलेशन में। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके
IGCSE में किसी साल में आया हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, जिसमें सवाल पूछा गया कि भाई साबित करके बताएं कि हेयर जो है वो थर्मो रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट। और फूड टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो मेरे बच्चे फूड टेस्ट में फिर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। स्टार्च टेस्ट आ जाता है, रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट आ जाता है, प्रोटीन टेस्ट आ जाता है, इथेनॉल एमल्शन टेस्ट आ जाता है, और विटामिन सी का टेस्ट। ठीक है जी, ये टेस्ट आ जाते हैं। तो आए जरा शुरू करते हैं। पहले बेटा मैं क्या कराऊंगा बेटा, मैं आपको यहाँ पर ये चले छोटे छोटे हैं तो ये मैं आपको सारे बता दूंगा, और हम इसको कोशिश करेंगे कि एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ें, जिससे आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना होता। बस इसमें ये स्टार्च के बारे में कुछ बातें हैं वो अलग से मुझे समझानी है, वरना वैसे टेस्ट आसान है। और उसके बाद आ जाए ये जो है, फिर इसकी थ्योरी आपको आती है, और इसके बारे में जनरल, अच्छा हो सकता है कि इसके अलावा कोई टॉपिक आ जाए, तो इसलिए पहले अब आज हम अभी ये कवर करेंगे, और ये कवर करने के बाद बाकायदा ये आपने थ्योरी में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन लैब में खड़े होकर कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में हम प्लान डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक्स की जो जनरल आइडिया है उसके ऊपर बात करूंगा, और बस फिर ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। अब जहन में रखें मेरे बच्चे, जब आप किसी भी फूड टेस्ट के ऊपर आपसे बात की गई तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विदाउट फर्दर डू दो टेस्ट हैं जो है विदाउट एनी डाउट, स्टार्च टेस्ट और रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जामिनर वो चीज करने को पूछेगा कि देगा जिसमें गलती का चांस ज्यादा है। ये जो है ना, ये बच्चों वाले टेस्ट, ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है जी। और बाकी टेस्ट जो है वो आसान है। पहले मैं 1 2 3 4 ये 4 टेस्ट आपको बताता हूं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपके लिए सारी बातें कवर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टार्च टेस्ट। मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। आपको एक सैंपल दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए। भाई किसी सैंपल पे टेस्ट करना होगा ना, कोई लीफ होगा, कोई फूड सैंपल होगा, कोई 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 हो सकता है कि ग्लूकोज का सोल्यूशन हो, कोई कोई जूस हो फ्रूट का। ठीक है, तो कोई ना कोई सैंपल दिया जाएगा। सैंपल के बारे में याद रखें, ठीक है, बेसिक स्टेप्स है कि वो सैंपल या तो सॉलिड होगा, और या तो वो क्या होगा बेटा, बोलो, लिक्विड होगा। यस और नो, बोलते जाओ भाई। Yes, sir. Yes. हेलो बेटा, अगर सॉलिड होगा तो आप, अभी मैंने बताया था सॉलिड होगा तो उसे हम सॉलिड स्टेट में रिएक्शन स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा, तो आप उसे पीस कर पाउडर्ड स्टेट में लेकर जाएंगे ताकि रिएक्शन बेहतर तरीके से हो सके। तो आप क्या करेंगे, उसे क्रश करेंगे। सॉलिड सैंपल होगा तो आप एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, अरे मेल्ट नहीं करना भाई, क्रश कर। सॉलिड सैंपल होगा तो आप उसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेके जाएंगे, जितना भी फाइन पीसेस हो सकते हैं उसके करें। और लिक्विड होगा तो लिक्विड को क्या करेंगे भाई, लिक्विड के साथ कुछ करने की जरूरत है? No. जी भाई, No, sir. वाह बॉईल भाई, करेगी सर। लिक्विड के साथ क्या करें, बॉईल कर देंगे। अरे क्या, क्यों भाई, क्यों बॉईल कर देंगे? बॉईल करने से तो 50 किस्म के मसले पैदा हो सकते हैं। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है। अगर कोई एंजाइम का प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुमने बॉईल कर दिया एंजाइम को, पहले ही डीनेचर कर दोगे, अल्लाह के वली कैसी बातें कर रहे हो, नींद में तो नहीं हो? बॉईल किस अप्रोच से करेंगे जरा समझाए, बॉईल करने की क्या अप्रोच यूज करेंगे? क्यों क्यों कहा आपने बॉईल करेंगे, किसने कहा था अभी, सर मैं किसने कहा था बॉईल करेंगे? अप्रोच तो बता दो, किस अप्रोच से सोचा तुमने कि बॉईल कर लेंगे? सर मैंने बोला लिक्विड है तो बॉईल कर। नहीं मेरे बच्चे, इसलिए सोच समझ के करना, भंडे भंडे नहीं मारते रहना। तो मेरे बच्चे बहुत वाजे तौर पर आपको ये मैं बता रहा हूं कि सॉलिड जब भी कोई एक्सपेरिमेंट में होगा डायरेक्टली प्रैक्टिकल शुरू नहीं करेंगे। आप सॉलिड को हमेशा 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 क्रश करें। ठीक है,
हमेशा उसको, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है आपको बेहतर से बेहतर चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि सॉलिड आपका जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, क्रश फॉर्म में हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो, ताकि रिएक्शन जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो पाए। ठीक है। लिक्विड अगर होता है तो बस आप मैक्सिमम एक काम कर सकते हैं कि उसे अच्छे से शेक करके इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छे से उसे शेक कर लें जो सैंपल दिया हुआ है, ताकि अगर उसमें कोई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थी तो वो इवन हो जाए। अब उसके बाद जब आपने ऐसा कर लिया तो आप इन दोनों सैंपल्स को, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसमें उसको निकालेंगे किसमें बेटा? टेस्ट ट्यूब। इसमें निकालोगे, टेस्टिंग। बल्कि ऐसा कर ले, बल्कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप दरमियान में मिस हो गया। क्रश कर लिया आपने मेरे बच्चे। अब क्रश करने के बाद इसमें थोड़ा सा, सॉलिड है ना वही, ऐड डिस्टिल्ड वाटर, इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दें थोड़ा सा, ताकि सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाए। ऐड डिस्टिल्ड वाटर फ्यू ड्रॉप्स या स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। और यहां पर डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो पहले ही लिक्विड था। इसलिए ये एक एक्सपेरिमेंट, सॉलिड और लिक्विड में एक फर्क ये आ जाता है कि सॉलिड सैंपल को क्रश करके बेटा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ा बायोलॉजी, ज्यादातर ये आने के लिए वाटर एज अ मीडियम होना जरूरी है, पढ़ा है ना, तो खुद से लिंक भी करो उसको। तो बेटा क्रश करेंगे, ऐड डिस्टिल्ड वाटर, तो यहां पर भी सोल्यूशन तैयार हो गया, यहां पर भी सोल्यूशन तैयार हो गया। और अब उस सोल्यूशन को डिस्टिल्ड टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। वाटर क्यों डाला सर? प्योर वाटर। ये क्यों डाला? बेटा अब जो भी आप रिएक्शन करने जा रहे हैं, बेनेडिक्ट का या कोई भी और रिएक्शन करने चले जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा है थ्योरी में कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस, तमाम रिएक्शंस को करवाने के लिए वाटर एज अ मीडियम होना जरूरी होता है। वाटर के बगैर वो रिएक्शन नहीं होता। इसलिए आप उसमें वाटर डाल के उसे सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। जी या तो सर। पहले से वाटर मौजूद होता तो फिर नहीं करते, जैसे लिक्विड में नहीं किया। शेक क्यों किया? शेक इसीलिए किया ताकि हर चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। यहां पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई डिस्टिल वाटर डाल के शेक करेंगे, और शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब में निकाल लें। अब जब टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया आपने, अब फॉर एग्जांपल आप स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? फ्यू ड्रॉप्स किसके डाल देंगे? ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है जी। और जब एक्वस आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो बेटा यहां पर बहुत ही आसानी से रिजल्ट आ जाता है, कोई अलग कंडीशन नहीं होती। तो आप यहां पर कभी भी ना रिजल्ट नहीं लिखोगे, आप बोलोगे ऑब्जर्व द रिजल्ट। ऑल्दो कि आपको अपनी थियोरेटिकल नॉलेज से पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, और क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं आपसे थ्योरी टेस्ट करने के लिए कहूं तो आप क्या कहेंगे? क्या रिजल्ट आता है अगर स्टार्च प्रेजेंट हो? पॉजिटिव रिजल्ट और ब्राउन टू नेगेटिव। ब्लू ब्लैक। ऑल्दो प्लानिंग में ब्लू आपको ब्लैक। रिजल्ट नहीं लिखना होता, आपसे एग्जाम, याद रखना, अगर एग्जामिनर अलग से पूछेगा तो आपको रिजल्ट लिखना होगा, वरना नहीं लिखना होगा। तो मेरे बच्चे पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? येलोइश ब्राउन कलर होता है आयोडीन का, बल डायरेक्ट लिख देते हैं। ब्लूइश ब्लैक कलरेशन, ब्लू ब्लैक कलरेशन आ गई, आपने कहा पॉजिटिव रिजल्ट है। और अगर येलोइश ब्राउन ही रह गया जो आयोडीन का अपना कलर था, तो इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट है। इज दैट क्लियर बेटा? यस। इज दैट क्लियर? यस ये सर। स्टेप समझ आते हैं? ये मैक्सिमम 3 से 4 नंबर में आता है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ मेरे बच्चे, अभी मैंने बताया था कि ये तो हमने लिख लिया कि एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे। फिर बेटा बच्चों बच्चों सबको समझ आता है, विजुलाइज हो रहा है कश्यप? कैसे करेंगे? सैंपल लेंगे, सॉलिड है तो क्रश
Am I audible again? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेटा ये टेस्ट सबको समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब इस टेस्ट में ना और एड ऑन है फुल मार्क्स लेने के लिए। और एड ऑन क्या है मैंने बताया था जब हम एक्सपेरिमेंट, तो हमने प्रोसीजर लिख लिया, प्रोसीजर में सबको विजुलाइज हो गया, कश्यप सलमान अली ये प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। और यही प्रोसीजर ऑलमोस्ट रिपीट होगा सब जगह, सिर्फ ये केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल क्या होगा, बाकी सारा प्रोसीजर यही रहने वाला है फूड टेस्ट के अंदर। ठीक है जी, अब समझो। अब इसमें चंद बातें और ऐड कर लो, एपरेटिस का जिक्र कर दें भाई। अगर लिक्विड लिया है तो किसमें लिया होगा, किसी बीकर वीकर में लिया होगा, यस और नो, बीकर में लिया होगा। सॉलिड लिया है तो भी आपने किसी बीकर में लिया होगा। फिर क्रश करने के लिए इसको किसका इस्तेमाल किया होगा, मोटर एंड Pistol. पिस्टल का, यस और नो। यहां पर शेक सिंपल किया है तो आप शेक करने के लिए ग्लास रॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे ही हाथ से भी शेक कर सकते हैं। सर इसी तरह इसको सॉलिड भी के लिए शेक करने के चाइना लिए डिश यूज कर ग्लास सकते रॉड का हैं। भी, हाँ पेट्री डिश कहते हैं सर उसको, सॉलिड वो बीकर नहीं, वो बीकर भी इस्तेमाल कर, जी जी पेट्री डिश कहते हैं उसे, पेट्री डिश वो ओके। भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। पेट्री डिश क्या होता है, इस तरह का एक कंटेनर होता है, उसमें भी आप सॉलिड ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एपरेटस का भी जिक्र करते चलेंगे। टेस्ट ट्यूब तो खुद अपने आप में एपरेटस है। फिर यहाँ जो आयोडीन हमने डाला वो कैसे डाला, तो फ्यू ड्रॉप्स डालने थे तो सिंपली किससे डाल देंगे बेटा, Dropper. ड्रॉपर से। यूज ड्रॉपर टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। यहाँ पर कोई वॉल्यूम वगैरह की मेजरमेंट नहीं है, कोई सिरिंज लिख दे तब भी ठीक होगा, बट प्रैक्टिकल पर्पस में हम ए लेवल्स को प्रैक्टिकल कराते हैं तो वहां पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि सिरिंज इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी। इसी कहीं डाइल्यूशन वगैरह करनी हो, कहीं डाइल्यूट करना हो किसी से, फिर सिरिंज का इस्तेमाल होता है, वरना प्रैक्टिकली बायोलॉजी में सिरिंज का इस्तेमाल कम हो रहा होता है, ड्रॉपर ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बेटा ये एपरेटस हो गए, कोई मसला कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? No, sir. रिजल्ट क्या आएंगे, प्रोसीजर क्या होगा, सब क्लियर है, बेहतरीन। अब मेरे बच्चे अगर इसी तरह से मैं आपको स्टार्च टेस्ट के बाद ले जाऊं, प्रोटीन टेस्ट पर आए, जरा स्टार्च टेस्ट के बाद प्रोटीन टेस्ट पे आ जाए तो क्या ही मुश्किल है भाई। अगर मैं अब आपको स्टार्च टेस्ट के बाद सर कह रहे हैं सर प्रोटीन टेस्ट करा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है भाई, सब कुछ वैसा ही तो रहेगा, यस और नो, सिर्फ कुछ चीजें चेंज होंगी। तो स्टेप्स भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लिया, विजुअल समझ आ गया भाई। सैंपल मिलेगा, सॉलिड होगा तो क्या करेंगे, बीकर या पेट्री डिश में निकाल कर उसे पिस्टल, फिर मोटर पिस्टल के थ्रू क्रश करेंगे, और लिक्विड होगा तो डायरेक्ट बीकर में लेकर फिर उसको शेक कर लेंगे एक बार एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले। सॉलिड होगा क्रश करके डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, सोल्यूशन बना के शेक कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद फिर आप क्या करोगे, बोलो बेटा, यहां से चेंज आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा, यहां पर क्या ऐड करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, वेरी गुड, सिर्फ नहीं बेटा पूरा, ऑफ बायोरेट रिएजेंट। ठीक है जी, एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं इस केस में बेटा, जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स पूरी पढ़कर आए आप। पॉजिटिव वायलेट, पॉजिटिव रिजल्ट होता है क्या, Violet purple. वेरी गुड, वायलेट पर्पल। पर्पल या वॉयलेट कलर पॉजिटिव रिजल्ट को शो करता है। बी फॉर बायोरेट, बी फॉर ब्लू, ब्लू कलर अपना इसका अपना कलर होता है, और अगर कलर स्टेज ब्लू इट मींस इट इज द नेगेटिव रिजल्ट दैट कंफर्म्स द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। इसमें भी कोई हमें अलग से कोई झामा झोल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा टेस्ट है, कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? सर जो स्टार्च टेस्ट जो था उसके अंदर नेगेटिव रिजल्ट के अंदर कलर कौन सा आ रहा था? बेटा वो अपना करेगा, येलोइश ब्राउन ही रहेगा, जो आयोडीन का अपना कलर है वो रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर Yes, sir. है? हेलो, Yes, sir. Clear. अच्छा, कभी कभी ना एग्जामिनर कहता है कि एक्सपेरिमेंट में
एक्सपेरिमेंट का ना डिजाइन, अब वो पैराग्राफ आप देखो उसमें है या व्हाइट पेपर है, तो व्हाइट टाइल या व्हाइट पेपर क्यों इस्तेमाल होता है कि देखो जब कलर आ रहे हैं ना तो ऐसा हो सकता है कि कलर आपको सही से ऑब्जर्व ना हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, जैसे टेस्ट ट्यूब है, अब कलर इसमें किस में आया, टेस्ट ट्यूब में आया ना कलर, तो आप क्या करते हो, ये टेस्ट ट्यूब थी आपकी, तो आप इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे इसके नीचे जो है वो व्हाइट टाइल रख लेते हो, ये आपने नीचे ऐसे व्हाइट टाइल रख लिया, ठीक है ना, ये नीचे आपने व्हाइट टाइल लग लिया, तो कंट्रास्ट अच्छा बनता है जिससे आपको कलर ऑब्जर्वेशन काफी अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। तो अगर कहीं पर व्हाइट टाइल वगैरह का जिक्र कर रहा है तो फिर आप क्या लिखोगे, उसमें एक स्टेप ऐड कर दोगे, वो डिपेंड करेगा उसने व्हाइट टाइल का जिक्र किया है नहीं किया। वैसे आप चाहें तो अपनी एफिशिएंसी को शो करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बायोलेट रिएजेंट है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व द रिजल्ट वाले कॉलम में ही आप इसको यूं ऐड कर लें, बाय प्लेसिंग white tile under test tube। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं हाँ, अगर एग्जामिनर ने आपको पैराग्राफ में जिक्र किया हुआ है कि व्हाइट टाइल है दिया गया, फिर आप इसका जिक्र लाजमी करेंगे, ये रिजल्ट को और प्रोमिनेंट कर देता है, क्योंकि जब आप पीछे व्हाइट होता है तो कलर आपको और अच्छा नजर आता है। इज दैट क्लियर मेरे बच्चे? क्या इसी तरह तुम अल्लाह भला करे, कौन सा टेस्ट था हमारा, इसी तरह तुम इथेनॉल इमल्शन टेस्ट भी लिख सकते हो। आए देखते हैं जरा इथेनॉल इमल्शन टेस्ट कैसे होगा। स्टार्च टेस्ट हो गया, प्रोटीन टेस्ट हो गया। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इथेनॉल इमल्शन टेस्ट करें तो बेटा उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। क्या करोगे बेटा इथेनॉल इमल्शन टेस्ट में चंदा? सर ये इथेनॉल सब टेस्ट में कुछ ऐसे ही रहेगा। इथेनॉल और डिस्टिल्ड वाटर हाफ एंड हाफ डालेंगे 1:1 रेशियो पे। अब देखो समझो, हाँ बिल्कुल इसमें कुछ चेंज आएगा, आए जरा समझते हैं वो चेंज क्या होगा मेरे बच्चे। पहले तो ये हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एथेनॉल इमल्शन टेस्ट में याद रखें कि जब आपने सैंपल मिला आपको, या तो वो सैंपल सॉलिड होगा, आप उसे क्रश कर लेंगे, लिक्विड होगा तो उसे एक बार हिलाएंगे, और उसके बाद यहां पर चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, जो चेंज आ रहा है वो क्या आता है कि मेरे बच्चे ऐड ऐड इथेनॉल टू द सैंपल। यहां पर भी वही लिखेंगे, ऐड इथेनॉल टू द सैंपल। कितना डालेंगे? 3 to 5 ml, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा डालने से मुश्किल होती है। आप डालें, थोड़ा सा सोल्यूशन होगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। थ्री टू फिर उसे डालने के बाद चाहे सैंपल हो या सॉलिड सा हो, आप उसे शेक आपकी आवाज लेट कर यार सर जी यार आपका आवाज नहीं आ रहा। और प्रेफरेंशियली इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर। बेहतर है कि आप लिखें इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर। दोबारा देख लीजिए, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी सर। हेलो, सर बहुत आ रही है। मैं क्या बता रहा था मेरे बच्चे, एथेनॉल इमल्शन क्या चेंज आ जाता है थोड़ा सा कि बेटा एथेनॉल इमल्शन टेस्ट नाम से ही आयास पता चल रहा है कि इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल होने वाला है। तो भाई थ्योरी में हम सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फर्क क्या आएगा कि जब सैंपल आपने तैयार किया तो सैंपल में रबीत वाटर नहीं डालेंगे, पहले पहले क्या डालेंगे? एथेनॉल। एथेनॉल डाल के उसको शेक कर लेंगे, ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर डालेंगे और उसको दोबारा से शेक करेंगे। तो मेरे बच्चे व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट? यस प्लीज।
Positive result is milky What white is the emulsion. positive and negative result? Milky Very white good. emulsion. आप पॉजिटिव रिजल्ट क्या किसे कहते हैं मेरे बच्चे? आपको मिल्की व्हाइट इमल्शन, वेरी गुड, मिल्की व्हाइट इमल्शन इज फॉर्म। और यहां क्या होगा? सोल्यूशन रिमेन कलरलेस। यहां पर आपको कोई इमल्शन या कोई कलर फॉर्मेशन नजर नहीं आएगी, बल्कि सिंपल सोल्यूशन जो है वो कलरलेस ही रहेगा। दैट इज हाउ वी डू इथेनॉल इमल्शन टेस्ट। इथेनॉल इमल्शन टेस्ट को कैसे किया? वही आइडिया है। इस सैंपल मिला, बेटा सॉलिड है, तो क्या करेंगे? उसको डिश में निकाल लिया, फिर मोटर पिस्टल से क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद उसमें आपने इथेनॉल डाल दिया, शेक करके टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया। अब उसमें उतना ही वॉल्यूम वाटर का डाला, ठंडा पानी डालें, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। शेक करेंगे तो मिल्की इमल्शन बन जाएगा, व्हाइट इमल्शन बन जाएगा, क्योंकि फैट की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा। आमिर, रफीउ, शान, कशफ, सलमान, बात समझ आती है? बेटा थ्योरी में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ इसे चैनलाइज कर रहे हैं एज पर योर एग्जाम। इज दैट क्लियर बेटा? सर प्लीज आप क्लियर है बच्चों सबको? दिखा दीजिए, प्रोटीन टेस्ट का दिखा दीजिए। बेटा सिंपल था, प्रोटीन टेस्ट तो बिल्कुल ही सिंपल था, सिर्फ उसमें आपने आयोडीन सोल्यूशन की जगह बायोरेट रिएजेंट डालना था और आपको रिजल्ट मिल जाना था। अच्छा जी भाई अयाज, महीज, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी मेरे बच्चों, ये तो हो गए बेसिक टेस्ट। अब आ जाते हैं, एक टेस्ट है रिड्यूसिंग शुगर वाला। इस रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट में थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या होता है अभी आपको बता देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर आप थ्योरी में पढ़ के आए हैं, वो शुगर्स होते हैं जो बेनेडिक्ट रिएजेंट से रिएक्ट करके कलर चेंज देते हैं। बेटा तो बेसिक तो यहीं से शुरू होगा, ये समझ लीजिएगा। बेसिक तो यहीं से शुरू होगा कि सैंपल सॉलिड है कि लिक्विड है। अगर सॉलिड होगा, बताते जाओ, सॉलिड होगा तो क्या करेंगे बच्चों? क्रश करेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, डिस्टिल वाटर डाल के शेक कर लेंगे उसको, ये तैयार हो गया। इसी तरह अगर लिक्विड है तो उसको डायरेक्टली शेक करके वाटर डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? टेस्ट ट्यूब में निकालने तक क्लियर है सबको? यस और नो? सर लेकिन मेरे बच्चे अब यहां क्या होता है, यहां इससे आगे का जो टेस्ट है ना, ये इसलिए काफी एग्जाम में आता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया, नाउ एड few drops of Benedict solution अब टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे बेटा? बेनेडिक्ट। अयाज समझ आ रहा है? बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालेंगे एंड रिजल्ट यहां देखो, अब तक रिजल्ट फौरन आ रहा था, बेनेडिक्ट को रिजल्ट देने के लिए एंड पुट द टेस्ट ट्यूब, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप बना लेते हैं। आपने ऐड किया, अब ऐड करने के बाद हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाता है मेरे बच्चे? कि यहां एक स्टेप और ऐड हो जाता है, एंड दैट इज वाटर बाथ। पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन हॉट वाटर बाथ अबव 80 डिग्री सेल्सियस, कम से कम, या इसको लिख लें बात, एड इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, आप बॉइलिंग वाटर लिख लें तब भी ठीक हो जाएगा, और आप अबव 80 लिख लें तब भी ठीक हो जाएगा। देखो बाकी जितने भी रिएजेंट्स हैं वो रिएक्ट करने के लिए फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, बट व्हाट अबाउट बेनेडिक्ट? बेनेडिक्ट बेटा फौरन रिएक्ट नहीं करता। बेनेडिक्ट को रिएक्ट करने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए आपने टेस्ट ट्यूब, आप समझ पा रहे हो डायग्राम को या नहीं समझ पा रहे? ताहा, सलमान, अयाज, विजुअलाइज कर पा रहे हो इस डायग्राम को? टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल तैयार किया हुआ है, अब उसमें आपने बेनेडिक्ट डाला तो फौरन कलर नहीं आएगा, समझ आ रही है भाई? बल्कि उसको आपने क्या करना होगा, इमेजिन करें कि अगर आपके पास ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें सोल्यूशन तैयार था, अब आप क्या करोगे? एक बड़ा सा बीकर लोगे, उसमें पानी भरा हुआ होगा, अब 80 डिग्री सेल्सियस इसमें छोड़ दोगे। ठीक है, इसमें छोड़ दोगे, जब छोड़ दोगे तो फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे कलर चेंज आ जाएगा। और कलर चेंज मैंने आपको बताया था, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट कैसे होता था बेटा? जो पॉजिटिव रिजल्ट था उसमें कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू रेड,
डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, और अगर नेगेटिव रिजल्ट होगा तो इट विल रिमेन ब्लू, इट विल रिमेन ब्लू। और ये मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैफिक सिग्नल की लाइट जो है उसके थ्रू याद कर सकते हैं। सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रीन कलर आएगा, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिड्यूसिंग शुगर की तो येलो आएगा, उससे भी ज्यादा होगी तो ऑरेंज आएगा, और उससे भी ज्यादा होगी तो ब्रिक रेड या रेड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर कलर विल रिमेन ब्लू, कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू जो है वो बेनेडिक्ट का अपना कलर है, ब्लू बेनेडिक्ट का अपना कलर है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चल ओके मेरे बच्चों, अब होता क्या है, लिसन केयरफुल। अब एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है जो होता तो स्टार्च टेस्ट का ही है, लेकिन एग्जामिनर ना उसमें स्पेसिफाई करता है। नंबर वन देखो, ये जो नॉर्मली टेस्ट है ना ये 4 मार्क तक के आते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं उसमें एग्जामिनर आपको 4 नहीं बल्कि 7-8 मार्क तक का टेस्ट पूछ सकता है, या कभी बहुत वाजे कर देता है एग्जामिनर। जैसे एग्जाम में इस तरह का सवाल मौजूद है, डिस्क्राइब in detail how would you prepare leaf or living cell for starch test। अब ये एक सवाल आ जाता है जिसका जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल है, और ये काफी एग्जाम में आ चुका है, और इसमें बच्चे गलती करते हैं और मार्क्स लूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कन्वेंशनल जो आपने टेस्ट पढ़ा हुआ है ना वो लिख देते हैं, ठीक है, जबकि उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो, ये जिसने पूछा ना हाउ वुड यू प्रिपेयर, ये जिसने कहा हाउ वुड यू प्रिपेयर लिविंग या लीफ फॉर स्टार्च टेस्ट, तो ये जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है। और यहां पर आप बस अगर जो हमने पीछे भी पढ़ा अगर आप वो लिख देते हैं तो आपको आधे ही मार्क मिलेंगे। प्रिपरेशन पूछनी थी बस, जो पूछी थी उसका मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखें, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास लीफ है, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास ये लीफ का सेल है, सॉरी लीफ है, ठीक है। अब अभी ये प्लांट से अटैच हुआ हुआ है, इमेजिन करें कि लीफ इस वक्त प्लांट से अटैच हुआ हुआ है, तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप इस लीफ को प्लग करोगे, ठीक है। अब यहां पर स्टेप समझते जाओ कि आप सबसे पहले इस लीफ को क्या करोगे बेटा, बोलो, प्लग फ्रेश लीफ सर फ्रॉम प्लग का क्या प्लांट। मतलब? आप एक प्लांट फ्रेश और तोड़ना, काट अलग करना, ग्रीन लीफ लोगे, ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस किस में होती है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होती है ना, यस और नो? तो ये नहीं कि कोई और लीफ ले लिया, तो ग्रीन लीफ में होती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लग करोगे फ्रेश लीफ को फ्रॉम दी प्लांट। अब जैसे ही आप लीफ को प्लग करोगे, प्लग करने के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि बेटा, अच्छा एक बात और याद रखें कि जब तक लीफ अपने प्लांट से अटैच होगा, क्या तब तक उसमें फोटोसिंथेसिस चल रही होगी, यस और नो? यस सर। यस सर। और फोटोसिंथेसिस चल रही होगी तो क्या ग्लूकोज बना रहा होगा, यस। और ग्लूकोज आप जानते हैं कि फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, और सुक्रोज फिर स्टार्च में कन्वर्ट होगा, यस और नो? ये पता है ना आपको यस सर। कि ग्लूकोज बनेगा फिर सुक्रोज और स्टार्च बनेगा। तो जैसे ही मैं प्लांट को, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिक भी आ सकती है, जैसे ही मैं लीफ को अलग करूंगा तो फोटोसिंथेसिस रुक गई उसके अंदर, फोटोसिंथेसिस रुक गई तो ग्लूकोज मजीद नहीं बनेगा, सुक्रोज मजीद नहीं बनेगा, लेकिन स्टार्च बना हुआ है पहले से, यस और नो? स्टार्च तो रिजर्व था ना, स्टार्च बना हुआ है, यस और नो? यस सर। सर। तो अगर मैं स्टार्च टेस्ट करने जा रहा हूं तो होगा क्या कि जैसी मैं लीफ को प्लांट से अलग करता हूं उसका स्टार्च ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है? क्योंकि प्लांट के पास ये वाली सप्लाई बंद हो गई, तो प्लांट के सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे, जो स्टार्च होगा उसे, जो एंजाइम्स होंगे वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे ताकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और लीफ कुछ देर तक जिंदा रह पाए। इसलिए मैं क्या करता हूं, जब मैं लीफ को प्लग करता हूं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉइल कर देते हैं, बॉइल दी लीफ सर स्क्रीन चली गई। इन हॉट वाटर। जी बेटा,
स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा एक मिनट। आप क्या कहते हो बेटा? मैं रीजन भी बताता जा रहा हूं आपको बेटा कि बॉईल कर दोगे लीफ को। क्यों बॉईल कर दोगे? क्योंकि अगर आपने स्टार्च टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है लीफ को, तो मेरे भाई उसके लिए जरूरी है कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो कि लीफ के प्लक होते ही स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे ताकि लीफ को जिंदा रखा जा सके, ग्लूकोज बनाया जा सके। तो हम क्या करेंगे बेटा? प्लांट को के लीफ को फौरन बॉईल कर देंगे हॉट वाटर में। बॉईल क्यों कर देंगे? सिंपल बॉईल द लीफ लिखोगे तब भी बात क्लियर है। क्यों बॉईल कर रहे हैं? रीजन समझ आता है? टू स्टॉप और टू डीनेचर एंजाइम्स। क्योंकि अगर एंजाइम्स यहां काम करते रहे डीनेचर एंजाइम एक्टिविटी, which otherwise what? हाइड्रोलाइज स्टार्च। फोटोसिंथेसिस। अदरवाइज वो क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज को स्टार्च ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने प्लग किया। प्लग क्यों किया? टू स्टॉप फोटोसिंथेसिस। ठीक है। बॉईल क्यों किया? ताकि आप उसको, उसके एंजाइम्स को डीनेचर कर लें। उसके बाद आप क्या करते हो मेरे बच्चे? वंस आपने एंजाइम को डीनेचर कर लिया, आपको एक तसल्ली हो गई कि यार अब स्टार्च जो बना हुआ है अंदर, वो अंदर रहेगा। यस और नो? स्टार्च जो बना हुआ है वो अंदर अब मौजूद रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। आमिर, रफीउ, शान, कशफ, अदन, बात समझते हो? अब क्या करोगे? अब मेरे बच्चे आप इसे ट्रीट इट विद हॉट एथेनॉल। अब आप इसे गर्म एथेनॉल से ट्रीट करोगे लीफ को। क्यों ट्रीट करोगे? देखो आपको मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है मेरे बच्चे, ये सेल वॉल तो चले कंप्लीटली परमेबल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पार्शियली परमेबल होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? पार्शियली परमेबल होती है। यस और नो? सेल मेम्ब्रेन पार्शियली परमेबल होती है ना। तो अगेन अगर मैं कोई चीज बाहर से इसके अंदर डालना चाह रहा हूं, कोई चीज बाहर से अंदर डालना चाह रहा हूं, तो वो सही से पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आई एम नॉट श्योर। हॉट एथेनॉल डालने के दो मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है टू इंक्रीज परमिएबिलिटी, क्योंकि आपको मालूम है सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड से फैटी नेचर की होती है, और एथेनॉल भी आप जानते हैं कि जो फैटी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए उनको डिसॉल्व कर देता है। तो टू इंक्रीज परमिएबिलिटी, to increase permeability of cell membrane by dissolving its most part। असल में क्या होता है? देखो एथेनॉल जो होता है वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, और ऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो सेल मेम्ब्रेन में जब आप एथेनॉल डालते हैं, तो एथेनॉल की वजह से जब आप हॉट एथेनॉल से ट्रीट करते हैं इस लीफ को, तो उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका मैक्सिमम हिस्सा डिसॉल्व कर जाता है, लिपिड बाइलेयर होने की वजह से, फैटी नेचर, जिसकी वजह से अब जब मैं स्टार्च डालूंगा, तो स्टार्च कह रहा हूं, आयोडीन डालूंगा स्टार्च टेस्ट करने के लिए, तो वो आसानी से अंदर चला जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। और याद रखें इसका एक और भी रीजन है जो आपके पास में मौजूद है, और ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, टू एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल। अगर आपको एग्जाम में कहे ना कि क्लोरोफिल बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी यही मेथड है कि जैसी सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर, वो हैवी होने की वजह से बाहर आ जाता है, और सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म रह जाता है विद स्टार्च ग्रैन्यूल्स। तो ये दो मकासद होते हैं, दो पर्पसेस होते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरे बच्चे, क्यों निकालना नहीं है, वो एग्जामिनर अगर आपको कहेगा कि एक्सट्रैक्ट, अभी आप मेरी बात आधी सुनते हो इसलिए मुझे जो ना फिर खार आती है आज, तो आधी बात सुनते हो फिर सवाल करते हो। मैंने वाजे तौर पर अभी कहा कि अगर कि आप एक्सपेरिमेंट आ गया कि क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट करो, तो क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट भी ऐसे ही होता है। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्शन जो है वो इसी तरह होती है, फिर आगे जाने की हमें जरूरत नहीं होगी। आप कहेंगे बॉयल द लीफ इन हॉट वाटर एंड देन ट्रीट इट विद हॉट एथेनॉल टू एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल, यहां खत्म हो जाएगा। यही तो बता रहा हूं कि एग्जामिनर अगर आपसे, ये तो मैंने चले एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए स्टार्च टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लान करवा रहा हूं ना, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कहता कि प्लान एंड टू एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल आउट ऑफ प्लांट, फिर आप इसी मेथड को फॉलो करके यहां पर एंड कर देते। इज दैट क्लियर? मेथड को फॉलो करके यहां पर एंड कर देते। मेरी आवाज आ रही है?
बेटा एम आई ऑडिबल? इस मेथड Yes, को sir. यहाँ पर रोक देते अगर एक्सट्रैक्ट चल, लेकिन चूंकि हम यहाँ से आगे क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त हमारा काम एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, तो परमिबिलिटी बढ़ गई। अब जब परमिबिलिटी बढ़ गई है, एक प्रॉब्लम आ जाता है। वो प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम हॉट एथेनॉल से ट्रीट करते हैं सेल को, लीफ को, तो वो काफी हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की का सोल्यूशन ये है कि नाउ, ये बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, ट्रीट लीफ विद वार्म वाटर। क्यों? टू सॉफ्टन द स्ट्रक्चर। देखो पानी का इस्तेमाल दो जगह है, एक है हॉट बॉइलिंग वाटर टू डीनेचर। ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं ये सवाल को, इसमें रीजन भी पूछता जाएगा एग्जामिनर। बॉइल करना है, फिर एथेनॉल के साथ ट्रीट करना है, फिर वार्म वाटर के साथ टू सॉफ्ट करना। अब जब सॉफ्ट हो गया फाइनली, अब क्या करोगे बेटा, बोलो? ऐड ऑयल टाइल पे रख देगा। ऐड आयोडीन सोल्यूशन या एक्वस आयोडीन। सिर्फ आयोडीन नहीं लिखोगे, हमेशा मेंशन करोगे आयोडीन सोल्यूशन या एक्वस आयोडीन सोल्यूशन ऑन लीफ सरफेस और ऑन लीफ। और उसके बाद मेरे बच्चे ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। और फिर वही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आपको पता है बेटा। क्या ख्याल है, स्टार्च अगर होगा, क्या बच्चों वाली बात है, स्टार्च अगर प्रेजेंट होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? ब्लू ब्लैक कलरेशन हो जाएगी, लीव टर्न्स ब्लू ब्लैक। स्टार्च अगर एब्सेंट होगा तो येलोविश आयोडीन ब्राउन। की अपनी कलरेशन है येलोइश ब्राउन, वो रह जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। मेरी बात समझ आती है? तो एग्जामिनर अगर तुमसे प्रिपरेशन मान ले या कहे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जनाब ये कैसे होगा, तो फिर आपको ये वाला मेथड भी जहन में रखना होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ये हमारे फूड टेस्ट की गेम खत्म हो गई। मुश्किल तो नहीं लगे कशफ, रबीत, अरीज? फूड टेस्ट बहुत मुश्किल तो नहीं लगे बेटा? फरीहा, पराचा, रजीना, अहमद? क्लियर है? बिल्कुल स्टेप्स क्लियर सर है? आप हॉट अगर आप ये एथेनॉल स्टेप्स वाला देखो। हाँ जी बोले पॉइंट बेटा। दोबारा एक दफा से बता दें, हॉट एथेनॉल वाला स्टेप दोबारा एक दफा समझा देंगे क्यों किया है? बेटा पहले हमने पानी में बॉईल किया मेरे बच्चे। हाँ जी, प्रोसेस सबका सिमिलर ही है। पानी में बॉईल किया ताकि एंजाइम डीनेचर हो जाए, और हॉट एथेनॉल में क्योंकि हमें पता था कि हमने इसमें आयोडीन डालना है ना, तो आयोडीन अंदर, स्टार्च तो सेल के अंदर है, वहां तक आयोडीन पहुंच जाए, उसके लिए हमें सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ानी थी। एथेनॉल का सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को करने होता है। जी खदीजा। सर इसमें कंट्रोल और वेरिएबल क्या होगा? जी खदीजा बोले। सर प्रोसेस मेरे स्लाइड बच्चे में इसमें कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप जो फूड टेस्ट कर रहे हैं तो स्टैंड प्रोसीजर है। हाँ, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है, अभी मैं कंट्रोल, मैंने अभी समझाया नहीं ना, बाद में बच्चे दिमाग खराब हो जाएंगे कि कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आगे समझाने लगा हूँ कंट्रोल, उसके बाद आपको बताता हूँ, बल्कि आप खुद भी लिंक कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है जी। ओके ओके जी। हर मेडिसिन सर इसका प्रेजेंस का क्वेश्चन पता रिपीट लगाना हो तो प्लांट में, तो क्या हमें वापस वापस लिखिए दे दे। से बॉयल करना होगा बेनेडिक्ट एजेंट डालने के बाद? हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। चलें जी, सर इसका क्वेश्चन क्वेश्चन देखना है, ये लो जी क्वेश्चन देख लीजिए। सर हम लोग जब इसको बॉयल करेगा तो प्लीज आगे बढ़ना है। सर हम इसको जब पहली बार जी बॉयल बॉयल कर करेंगे देंगे तो तो ये रोल हो जाएगा ना, ये लीफ है, ये रोल हो जाएगा जब ना। हम पहली बार, हाँ श्रिंक होगा, लेकिन फिर जो बाद में वार्म वाटर में डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी अयाज, मैं मेरे ख्याल से फिर वही मैं अयाज तुमसे ये दरखास्त करूंगा, तुम्हें जवाब में 10 दफा देता हूँ, फिर वही डाल दो अगर आपको रिड्यूसिंग शुगर पे जाना हो। चलें आगे चलते हैं मेरे भाई। मेरे बच्चे अब आ जाते हैं हम उन एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, जो एक्सपेरिमेंट्स आपको प्रॉपरली डिजाइन करने होते हैं अदर देन फूड टेस्ट। ठीक है, मेरे बच्चे इसके बारे में आपके साथ बात कर, डिजाइन
बेटा को मैं सर आपकी आवाज़ ही बहुत लैग कर रही है और आपकी स्क्रीन भी। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो। अब आ रहा है सब कुछ? स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है? यस सर। चले अब कंटिन्यू करते हैं बेटा। डिजाइनिंग एक एक्सपेरिमेंट पे बात कर रहे हैं बेटा। जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं। जल्दी सुन लीजिए बेटा, टाइम नहीं बड़ा। मेरे बच्चे, सबसे पहले जब भी कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में आपके पास रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर आपको दो फैक्टर्स का जिक्र करेगा, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फला चीज। तो दो वेरिएबल्स का जिक्र आपको नजर आता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये कुछ ऐसी बेसिक्स की बातें हैं जो अगर आप समझ लें तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है। याद रखें, जब आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए, प्लान करने के लिए कहेंगे तो एक्सपेरिमेंट किसी भी टॉपिक का आ जाए, यहां तक कि एक अननोन टॉपिक आ जाए, अनसीन। वैसे तो ओ लेवल्स में अनसीन टॉपिक यूजुअली नहीं आते, सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, तो उसके 4-5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं टू स्कोर गुड मार्क्स, फुल मार्क्स एक्चुअली। सबसे पहले यू टॉक अबाउट, जब आप इन्वेस्टिगेशन प्लान कर रहे होते हैं तो यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? Variable which we change during the experiment. Variable which we change during experiment. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी आपको कहा कि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट स्टडी करें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर, तो अब कॉन्सेंट्रेशन आप बनाओगे ना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आप तैयार करोगे, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आप बनाओगे टू सी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। या मैं कहूं टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करें एंजाइम एक्टिविटी पर, या मैं कहूं पीएच का इफेक्ट स्टडी करें एंजाइम एक्टिविटी पर, तो आप अलग अलग सैंपल्स ऑफ बनाओगे ना पीएच के, यस और नो? तो वो वेरिएबल जो आप चेंज करते हो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और याद रखें, आप जब भी इसका सैंपल बनाएंगे एटलीस्ट 3 to 5 डिफरेंट सैंपल्स आर प्रिपेयर्ड। You need to explain how you prepare. क्या मतलब? जैसे अभी मैंने कहा कि आप जो है वो पीएच का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। अब पीएच के 3 से 5 सैंपल बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? टेम्परेचर के 3 से 5 सैंपल बनाने कैसे बनाएंगे? तो पीएच के लिए हम बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग जो है वो पीएच के बफर सोल्यूशन देंगे। बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच जो है चेंज नहीं होती, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, उसे बफर सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर आपने अलग अलग पीएच का जिक्र करना है
तो पीएच का सैंपल बनाना है तो आप क्या करोगे, अलग अलग बफर सॉल्यूशंस ले लोगे जिनकी पीएच अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, 3 to 5। टेम्परेचर आपने अलग करना है तो आप क्या करोगे, हीटिंग के थ्रू थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ ले लोगे एट 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो खुलासा ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आप एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले खुद तैयार करते हैं, और इसके कम से कम 3 to 5 सैंपल्स आपको तैयार करने होते हैं, ठीक है, फॉर अ गुड एक्सपेरिमेंट। और कैसे तैयार करने होंगे वो आप इंशाल्लाह ताला जान जाएंगे। उसके बाद आ जाता है, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर चुके होते हैं, देन यू टॉक अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल में आप ये बताते हैं कि हाउ टू मेजर योर डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया एंजाइम एक्टिविटी आप स्टडी कर रहे हो। अब एंजाइम एक्टिविटी कैसे पता चलती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है या कम, या स्लो ब्रेक डाउन हो रहा है? या तो आप टाइम नोटिस करोगे या कोई कलर चेंज वगैरह नोटिस करोगे कि जब स्टार्च ब्रेक हो रहा है तो कलर चेंज आ रहा है। तो जितना जल्दी कलर चेंज आ रहा है इसका मतलब है कि स्टार्च उतना जल्दी ब्रेक हो रहा है। तो हाउ टू मेजर योर डिपेंडेंट वेरिएबल, आप जो एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट कर रहे हो वो कैसे करोगे? जैसे अगर टाइम मेजर कर रहे हो तो स्टॉप वॉच से करोगे, अगर आप फोटोसिंथेसिस मेजर कर रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है तो आप ऑक्सीजन बबल्स को मेजर कर लोगे, अगर आप एंजाइम एक्टिविटी को देख रहे हो तो हो सकता है आप कलर चेंज का टाइम नोटिस कर रहे हो। तो जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसके बारे में बात करते हो और बताते हो कि आप इसे एक्सपेरिमेंट में कैसे मेजर करोगे। इज दैट क्लियर? फिर ग्राफ पढ़ाते ही मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। ये बात ग्राफ से रिलेटेड है लेकिन दोबारा से याद दिला दी। ये बात समझ आती है बेटा? यस सर। अयाज, खदीजा, आमिर, कि जब हम कोई यस सर। एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हमेशा उसके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से करते हैं। वंस वी आर डन विद दोज, अब हम आ जाते हैं मेरे बच्चे दो चीजों पर। एक को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स, कि अब कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें चेंज नहीं होने देना। कंट्रोल वेरिएबल का मतलब होता है variables that need to be constant, variables that need to be kept constant। भाई फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कल भी शायद केमिस्ट्री में बताया था कि जब आप, मेरे बच्चे, वो तो शॉर्टकट था ना बेटा, जब आप अल्लाह भला करे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी पर, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं टेम्परेचर को ही चेंज करूं ना, या मैं टेम्परेचर भी एक वक्त में चेंज कर दूं, पीएच भी चेंज कर दूं, सब कुछ चेंज कर दूं? तो मुझे बताओ, अगर मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा तो क्या मुझे पता चलेगा कि इफेक्ट टेम्परेचर की वजह से आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है? बोलो भाई। सर आवाज लैग कर रही है आपकी बहुत ज्यादा। सर फोटोसिंथेसिस आप में क्या लाइट बोल भी रहे हो इफेक्ट समझ नहीं करती आ रहा। है, करती है। मैंने कहा सर आप जो भी बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा हेलो, हेलो। यस सर।
हेलो 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 Now you're on. जैसे आवाज आ रही है, यस सर। हेलो। आवाज आ रही है। ओके जी, तो लेट मी गेट बैक टू द डिस्कशन स्ट्रेट अवे। मैं आपसे कह रहा था मेरे बच्चे, आप पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, एंड वंस वी आर डन विद दोज डिस्कशंस, फिर आप बात करते हो कंट्रोल वेरिएबल की। हमेशा कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है मेरे बच्चे? जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो दिस एक्सपेरिमेंट इज इन बिटवीन टू थिंग्स ना। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट। अब अगर उस प्रोसेस में कोई और चीज इन्वॉल्व हो सकती है, तो बेटा आप ये मेंशन करोगे कि हम उसे क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और बताओगे कि कैसे कांस्टेंट रखेंगे। और मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे आप एंजाइम एक्टिविटी पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं इसमें आप मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर, तो फिर आप उसमें पीएच को कांस्टेंट रखेंगे। ये नहीं होगा कि टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, पीएच भी चेंज कर रहे हैं, फिर तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो इफेक्ट है वो कौन से फैक्टर की वजह से आ रहा है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आप वेरिएबल दैट नीड टू बी कांस्टेंट आर कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल्स। हाउ टू कीप देम कांस्टेंट, आप बताओगे हाउ टू कीप देम कांस्टेंट। इसी तरह फिर एक होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। मैंने हमेशा पाया कि बच्चों को कंट्रोल वेरिएबल और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को अलग करना नहीं आता। बेटा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को आसान लफ्जों में ऐसे बता दूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप स्टार्च में एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, है जी। अब आप स्टार्च सैंपल्स में अलग अलग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन डालते हो, ठीक है जी। एक एक्सपेरिमेंट आप ऐसा करोगे जिसमें आप एंजाइम डालो ही नहीं, एंजाइम डालो ही नहीं, उसकी जगह पानी डाल दो। क्या मतलब, क्यों करेंगे ऐसा? बेटा ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि जो इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तो इफेक्ट भी नहीं आएगा। दोबारा सुनो, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एक पैरेलल एक्सपेरिमेंट होता है। पैरेलल एक्सपेरिमेंट का मतलब एक तरफ तो आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन एग्जामिनर आपसे कहेगा या पूछेगा या मार्क्स देगा तो आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आप ये कहते हैं कि भाई रिपीट, हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार और करेंगे, लेकिन इस बार करेंगे विदाउट इंडिपेंडेंट, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बगैर, जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो भी इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में आया वो एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, यस और नो? टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो आप क्या करोगे कि मेरे भाई, आप जब आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर रहे हो, लेकिन आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करोगे जिसमें रूम टेम्परेचर भी कर लोगे परफॉर्म, तो आपको वैसा इफेक्ट नजर नहीं आएगा। आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन पर, आप कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, तो आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी प्लान करोगे जिसमें आप एंजाइम या जो भी सोल्यूशन है उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, उसकी जगह यूजुअली डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल कर लेंगे। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एक पैरेलल एक्सपेरिमेंट होता है कि आप अपना एक, देखो आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 to 5 सैंपल बनाए, और 3 to 5 सैंपल बनाने के बाद उस पर टेस्ट किया, मैं उसके बेसिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा। लेकिन इसके अलावा एक टर्म होती है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब आसान लफ्जों में आप यूं रखें, ये याद रखें, पैरेलल एक्सपेरिमेंट in which independent variable is not used। आप एक एक्सपेरिमेंट ऐसा परफॉर्म करोगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंपॉर्टेंस को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप खत्म कर दोगे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने एलिमिनेट कर दिया और फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या मुझे बताओ अयाज, इब्राहिम, अंबर, इफेक्ट आएगा? जो इफेक्ट आप एक्सपेरिमेंट में स्टडी कर रहे थे नो सर। बगैर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आएगा? अरीज, मारिया, नहीं आएगा। तो क्या क्या प्रूफ होगा? इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आप लेकर आ रहे थे वो प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से थे, उसके बगैर ये रिजल्ट लाना मुमकिन नहीं है। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। याद रखो, अगर एग्जामिनर सवाल पूछता है ना, रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी है,
रिलायबिलिटी इंक्रीज करने में भी आप लिख सकते हो कि आप इस एक्सपेरिमेंट के साथ एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करें। आप सिर्फ ये लिख दो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें, ये ना भी लिखो कैसे करेंगे तब भी चोगे, ओ लेवल्स में चलता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में आप कंट्रोल का जिक्र करना ही आपको एक मार्क दिला देता है कि जब आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हो। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब अरीज लामिया क्या है, लामिया बात समझ आ रही है? एक ऐसा पैरेलल एक्सपेरिमेंट जुनैरा अथर कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को के बगैर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तो उसमें जाहिर है कि जिक्र करने का मतलब लिखे भाई, जिक्र करने का मतलब ये है कि आप एग्जामिनर कहता है रिलायबिलिटी कैसे बढ़ानी है, या आप डिजाइनिंग लिख रहे हो, आप उसमें एक जुमला ऐड कर दोगे कि ऑल्सो परफॉर्म द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फॉर बेटर कंक्लूजन्स। आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसमें कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एलिमिनेट होगा, ये डिस्कशंस ए लेवल्स में होती हैं, ओ लेवल्स में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का जिक्र करना फायदा देगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, भाई एक्सपेरिमेंट कर लिया तो अब क्या होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, यस और नो? एक्सपेरिमेंट कर लिया तो रिजल्ट मिलेगा। अब आप बोलोगे रिकॉर्ड द डेटा। अब ये पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल ही मुफ्त का पॉइंट है जो हर एक्सपेरिमेंट में फॉलो होगा, और वो क्या होगा, आप बोलोगे कलेक्ट और रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन / results in a table or a graph। ठीक है, ये पॉइंट ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट्स में अप्लाई हो जाता है। क्या कि जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो जो भी ऑब्जर्वेशन आई आप उसे टेबल में रिकॉर्ड कर लें या ग्राफ में रिकॉर्ड कर लें, जो भी आपका जो भी फीजिबल है आप उस तरह कर लें। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया मेरे बच्चे, अब आपको 2-3 चीजों की बात करनी पड़ेगी। नंबर 1, हाउ टू इंक्रीज, ये भी रटे रटाए पॉइंट है, हाउ टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। ठीक है, एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड with the experiment you perform and how to prevent those risks। बस क्या कहा, रिलायबिलिटी के लिए 2-3 बातें समझ लीजिए। कल भी मैं बता रहा था अपने ग्रुप में, क्या बेटा रिलायबिलिटी के लिए जरूरी क्या है, आप 2-3 बातें समझ लीजिए। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट at least 3 times and take mean values। ये पहला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट क्या है बेटा, आप अपने रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कुछ भी नहीं करें, उसी एक्सपेरिमेंट को कम से कम 2 से 3 बार और परफॉर्म करें, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं पहले एक्सपेरिमेंट में आए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, उनको मीन वैल्यू की फॉर्म में लें, ताकि आप मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि भाई जब आप मल्टीपल रिजल्ट्स करके उसकी मीन वैल्यू लेंगे तो आपकी रिलायबिलिटी रिजल्ट्स की बढ़ जाएगी। कि कोई चीज पहले तुक्के में आई थी तो वो कंफर्म हो जाएगी, यस और नो? तो एक तरीका तो रिलायबिलिटी बढ़ाने का ये होता है। दूसरा ये होता है कि रिपीट एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सैंपल्स और लार्ज सैंपल साइज। ये अलग बात है, ये दोनों बातें अलग हैं। क्या मतलब, आपने एक लीफ पर फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, अब एक है कि आप उसी लीफ पर दोबारा करें, मीन वैल्यू ले लें, और एक है कि मुख्तलिफ डिफरेंट अदर प्लांट्स के लीफ लें और उस पर करें, ताकि आपके जो कंक्लूजन आए हैं वो और रिलायबल हो जाए। या पहले एक लीफ पर परफॉर्म किया था, पहले 4 बंदों पर परफॉर्म किया था, पहले 4 सॉल्यूशंस पे परफॉर्म किया था, अब 10 सॉल्यूशंस पे करके देख लो। तो आप या तो अपना सैंपल साइज बढ़ा लेंगे या डिफरेंट जो है वो सैंपल्स इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट को दोबारा या एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। और याद रखें, अगर आपने पहले कंट्रोल का जिक्र नहीं किया है तो आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि टू परफॉर्म कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अगर आप साथ में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें तब भी उससे आपके रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप जब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे ये साबित हो जाता है कि वॉट एवर द इफेक्ट यू स्टडीड इन योर एक्सपेरिमेंट वाज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जब आपने कंट्रोल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटा दिया तो वो इफेक्ट भी हट जाता है, खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर।
फिर आ जाता है रिस्क। बेटा बायोलॉजी में ज्यादा रिस्क नहीं होता, बायोलॉजी में बस जैसे आपने अभी रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट देखा तो हीट का रिस्क है। ठीक है जी, ठीक है जी। बेटा वैलिडिटी या रिलायबिलिटी के यही पॉइंट्स है कि आपके रिजल्ट्स कितने वैलिड है। ठीक है, तो हीट आपका जो रिस्क हो सकता है वो हीट का रिस्क हो सकता है। आपका जो रिस्क हो सकता है वो, जैसे आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल इरिटेशन का रिस्क हो सकता है आपके पास। ठीक है ना, तो बायोलॉजी में। और इसी तरह अगर आप नाइफ यूज कर रहे हैं तो कटिंग वटिंग का रिस्क हो सकता है। अगर आप नाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कटिंग वगैरह का रिस्क हो सकता है। तो बेटा इनका सोल्यूशन क्या होगा, ये भी रटा रटाया है मेरे बच्चे। वेयर लैब कोट, वेयर आई प्रोटेक्शन, यूज केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स। ठीक है जी, यूज केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स। आप केमिकल से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं तो आप केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लैब कोट का इस्तेमाल करेंगे। सही है जी। अंडर सुपर, ये बहुत आगे की बात है, सुपरविजन ऑफ सीनियर, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। रट्टी रटाई बातें, एक एक दो दो नंबर के सवाल आते हैं तो जनाब कोई इसमें मसला नहीं है, आराम से आप लिख लेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा बात समझ आ जाती है? यस सर। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो चीजें हमने कंसिडर करनी है वो समझ आ गया। जी बेटा बोलिए। सर कंट्रोल वेरिएबल को एक दफा और बता सकते हैं? कंट्रोल वेरिएबल का मतलब ये होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, सॉरी कंट्रोल जब आपको एक्सपेरिमेंट, सॉरी। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब बड़ा वाज़ेह मैंने आपको बताया, दोबारा बता देता हूँ कि मेरे बच्चे, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो भी इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यस और नो? यस। तो अब इस चीज को और ज्यादा मेक श्योर करने के लिए कि वो इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही आ रहा है, आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें सब कुछ वैसा रहता है, बस जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे आप एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो जाहिर है कि रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके पास कहने को एक एविडेंस आ जाएगा कि भाई जो भी इफेक्ट मैंने स्टडी किया है वो क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल जब हटा दिया था तो ऐसा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। इज दैट सर क्लियर? अगर सर आप इनके एग्जांपल रिजल्ट आ में गया कंट्रोल तो एक्सपेरिमेंट की दे सकते हैं? लाइक कोई एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल में बता सकते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होगा? मेरी जान ये बस, अरे मेरी जान क्या कर रहे हो तुम? क्या पीएचडी का पेपर थोड़ी है। मैंने वाजे तौर पर कहा कि आपको बस ये लाइन लिखनी है कि भाई ऑल्सो परफॉर्म द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फॉर बेटर रिलायबिलिटी। अगर आप डिजाइनिंग में लिख रहे हैं या रिलायबिलिटी में लिख दें ऑल्सो, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपने नहीं करना, खुदा के लिए उतना ही याद रखें। ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के Okay. लिए ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना इज समथिंग व्हिच इज व्हिच डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए वो आपको इतना ही जुमला याद रखना है। कंट्रोल वेरिएबल अलग है, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि टेम्परेचर है या बाकी चीजें हैं, तो उसके बारे में आप जरूर बात कर सकते हैं। क्लियर है भाई? Yes. यस। अच्छा, एक चीज और होती है जो बायोलॉजी में बड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि आप रीडिंग शीटिंग ले रहे होते हैं, तो एक चीज और होती है, टू अवॉइड पैरेलल एरर। व्हाट इज पैरेलल एरर? अरे सर आई साइट की वजह से जो एरर होती यस सर, रीडिंग जो गलत हो जाती है ड्यू रीडिंग टू द में एंगल। देखो जी, आप जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना तो योर आई लेवल शुड बी परपेंडिकुलर, योर आई लेवल शुड बी परपेंडिकुलर विद द रीडिंग स्केल। अगर आप ऐसे तिरछे वैसे ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, आई लेवल बराबर नहीं है, तो फिर आप गलत रीडिंग भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी यानी एरर एक एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या गलती आ गई, तो पैरेलल एरर भी आ सकता है रीडिंग लेने में, और उसको अवॉइड करने के लिए योर आई लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लेवल ऑफ रीडिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। जी हाँ, ऐसा ही। जी आयाज, ऐसा ही।
ठीक है बेटा। बेटा अब आपको मैं दे रहा हूँ ब्रेक। इस वक्त टाइम हो रहा है 10:18। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा 10:50 पर, 10:50 पर, और हम थ्योरी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। आधे बल्कि 11 बजे मिलेंगे, थ्योरी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। और आप जाएं, फ्रेश फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद दोबारा 11 बजे दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें इंशाल्लाह ताला। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग का पार्ट खत्म हो गया, स्टेप्स आपको समझ आ गया। अब इसकी जो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं ये बेटा मैं आपको हैंडआउट की फॉर्म में दे देता हूँ, थोड़ी देर में भेज देता हूँ शायद ग्रुप पे, ठीक है। अगर फाइल तैयार हो सर गई है तो मैं फौरन भेज देता हूँ, और उसके बाद आप आसानी से इंशाल्लाह ताला कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख पाएंगे। जी बेटा बोलें। सर रिड्यूसिंग शुगर वाला टेस्ट स्क्रीन पे दिखा दीजिए बस। सर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे? मैंने आपको बताया था कि ये तमाम रिकॉर्डिंग जो है ना अब एग्जाम से एक दिन पहले अपलोड की जाएंगी। ये इसलिए है ताकि तमाम जो बच्चे हैं ना वो रिकॉर्डिंग के आसरे पर ढीले ना पड़ जाए। सर यार कल मेरा वाला बाजार में एग्जाम से मैं सुबह क्लास कीजिए, तो इसीलिए कल का मैं इसकी अरे क्लास छोड़ो नहीं मत ले जाओ। सका, उसका मुझे भेज दो। तो बेटा 35-40 मिनट्स का ब्रेक मिल रहा है, जाएं जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाए, जिसने नाश्ता माश्ता करना है कर लें, ठीक है, और फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद फिर वापस आइए और फिर पेपर के लिए तैयार हो